फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए मैं आ गई आप लोग के सामने। तो आज मैं कुछ फिर पास्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उस दिन मैं बता रही थी अन्नप्राशन के बारे में ना, तो अन्नप्राशन के जस्ट बाद मैं बताऊँगी। तो पहले थोड़ा सा अन्नप्राशन के पहले बता दूँ कि अन्नप्राशन के पहले दिन से, पिछले दिन से मेरे फादर इन लॉ की भी तबीयत ख़राब चल रही थी और अंकुश की भी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मेरे फादर इन लॉ भी मतलब उनको चक्कर जैसा आ रहा था और मेरे अंकुश को पेट खराब रहकर पेट खराब हो जाता था। तो इसलिए ना लोग बोलते हैं कि दांत निकलने के टाइम में पेट खराब हो जाता है, तो वही तो डॉक्टर बोलते हैं दांत निकलना है। लेकिन जनरल फेनोमेना ये नहीं है कि आप लोग बोलते थे कि दांत निकलने के समय पेट खराब होता है। मेन बात है ना कि जब दांत निकलता है ना तो मसूड़ा कुछ काटने को मन करता है उन लोगों को, बच्चे को, और वो लोग जो भी सामान मिलता है मुंह में डाल देते हैं काटने के लिए, तो इन्फेक्शन तो होगा ही। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हमेशा उसको आँख में नज़र में रखूँ, तो जो भी हो, तो इस तरह से पेट खराब चला था। तो किसी तरह अन्नप्राशन तो बीत गया। लेकिन मैंने कहा था ना कि अन्नप्राशन के बाद पता नहीं इन लोग के बीच में मन में क्या आया, इन लोग सब बात करना छोड़ दिए, पता नहीं क्या। तो जो भी हो, तो उसके बाद से ही जो दिक्कत आई अन्नप्राशन काल से, मेरे फादर इन लोग बीमार पड़े चले हैं। तो फिर घर में डॉक्टर बुलाया गया उनको, तो घर में डॉक्टर दिखाया गया। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत कुछ टेस्ट करवाया। तो उसमें उन लोगों ने, मतलब जनरल भाषा में मैं बता दे रही हूँ कि चीनी और नमक की कमी हो गई थी। उन लोग सोडियम वगैरह जो भी बोले, तो चीनी और नमक की कमी हो गई थी। तो वो लोग मतलब स्लाइन जो बोलते हैं, पानी चढ़ाने के लिए बोले। तो हॉस्पिटल में एडमिट करना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तरफ बच्चा भी बीमार है, एक तरफ फादर इन लॉ भी है, और हम लोग दोनों बस हस्बैंड वाइफ हैं घर में, और कोई तीसरा आदमी तो है नहीं कि दोनों को कैसे संभालेंगे। तो एक ही जगह रखते तो शायद संभल जाए। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, तो घर ही पर इलाज किया जाए। तो डॉक्टर ने भी हामी भर दी। तो डॉक्टर ने क्या किया, कंपाउंडर को बुलाकर वहीं पर पानी चढ़वाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह हर 2-3 दिन बस सही होते थे, पानी निकलवाया जाता था, फिर बीमार पड़ जाते थे मेरे फादर इन लॉ। अब मेरे अंकुश का भी वही हाल था। हर 3-4 दिन बाद डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। और एक दिन की बात बताऊँ मैं कि अंकुश को डॉक्टर के पास ले जाना था, और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उस टाइम मेरे हस्बैंड छुट्टी भी बहुत ले रहे थे, कभी हाफ टाइम के बाद छुट्टी ले रहे थे, कभी कुछ, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि पूरा फादर इन लॉ को जो पानी चढ़ा था ना, तो डॉक्टर बोले थे कि आप लोग नज़र रखिएगा कि पानी ख़त्म ना हो जाए। पानी ख़त्म होने के बाद उन लोग बताया था कि इस तरह से बंद कर दीजिएगा। तो हम लोग को उतना समझ नहीं आया था। हम लोग बोले कि थोड़ी देर पहले ही हम लोग आप लोग को कॉल कर देंगे, आप लोग आ जाइए। तो बोले कि ठीक है, मैं कंपाउंडर को भेज दूँगा। तो नज़र रखना पड़ रहा था। तो उस तरह से रात को भी ना मेरे हस्बैंड मतलब सो नहीं पा रहे थे अच्छे से। थोड़ा सा झपकी लगा था, फिर उठ के देखते थे कि अरे मेरे पापा का पानी तो ख़त्म नहीं हो गया कहीं, इस तरह से। और बाकी तो काम था ही, लैट्रिन बाथरूम वगैरह अपने पापा का सब कुछ था, सिर्फ यही नहीं कि वही ध्यान रखना पड़ा, खाना पीना सब कुछ। तो जो भी हो, इस तरह करते करते यूरिन की भी समस्या हो गई कि बार बार यूरिन उठ के जाएंगे तो फिर बॉटल कहाँ से खोल के बार बार करेंगे। तो यूरिन में भी डॉक्टर के जो कैथेटर बोलते हैं ना, वो बैग लग गया। तो उस तरह से कि बेड्स पर से उठे ना मेरे फादर ने। और इसी तरह, और घर भी बहुत बड़ा था तो घर भी देखना था। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरा अंकुश भी हमेशा बीमार रहने लगा। तो उसको भी 3-4 दिन बाद डॉक्टर के पास ले जाना था। तो एक दिन का वाक़या मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ कि हाँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए, उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो एक लड़का था बगल में, अजय, पाँचू बोलते हैं हम लोग को ऐसे। तो उसको बैठा कर गए। अब मुझे उस टाइम अंकुश को भी ले जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था, दवा अगर ब्रेक हो जाता तो अंकुश भी बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाता। तो मैंने उसको बोला कि भैया आप बैठो, और मोबाइल भी मैंने उसको दे दिया। बोला कि आप मोबाइल फ़ोन कर देना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कंपाउंडर का फ़ोन नंबर बता दिया मैंने कि इनको फ़ोन कीजिएगा, उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। तो बोले कि ठीक है। और इसी बीच मैं देख रही हूँ क्या कि उसके पहले दिन से ये काम कर चुके थे मेरे ससुर जी, मतलब मैं दोस्त नहीं दे रही थी, उनसे हो चुका था ये चीज़ कि शायद पाइप खींच दिए थे यूरिन का, या कुछ ब्लड आ रहा था यूरिन से। तो डॉक्टर को खैर बोला गया था, तो डॉक्टर बोले ठीक है दवा दें। तो वो ना पूरा मेरे जाने के पहले फिर मैं देख रही हूँ कि मैं क्लीन कर दी थी, साफ़ कर दी थी, उसके बाद भी फिर देख रही हूँ जाने के टाइम में कि आधा भर गया है। तो मैंने सोचा कि जब मैं आऊँगी उस टाइम तो पूरा भर के फिर ज़मीन पर पूरा गिर जाएगा। तो मैंने उसको बोला, उस लड़के को, कि भैया आप अंकुश को पकड़ो, मैं उसको साफ़ करके तब जाऊँ। तो वो बोला कि नहीं नहीं भाभी आप जाइए आपको लेट हो रहा है, मैं साफ़ कर दूँगा। सच में वो लड़का बहुत अच्छा था। तो वो किसी ऐसे भी आप समझ कर देखिए कि किसी के पिताजी के लिए कोई लड़का क्यों यूरिन ब्लड वाला यूरिन साफ़ करेगा। तो जो भी, उससे बोला कि आप बता दीजिए कि कहाँ साफ़ करना है, मैं कर दूँगा। तो ठीक है, मैं उसके बाद चली गई।
और मेरे हस्बैंड, मैं जब भी जाती थी ना तो वो ना पैसा मुझे देते थे, बोलते थे कि तुम एक काम कर, रिक्शा से बैठकर डायरेक्ट वहाँ जो डॉक्टर क्लिनिक तक चले जाना, और फिर वहाँ हो जाएगा तो डॉक्टर क्लिनिक से वहाँ अपना घर बोल के, एक स्कूल था तो वो स्कूल के बगल में बोल के रिक्शा पर बैठ के चले आना। तो नहीं तो ऑटो से आओगे तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे पैदल, क्योंकि ऑटो स्टैंड से भी पैदल आना तो तुम्हें नहीं होगा, अभी नई नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एकदम कुछ भी वहाँ जानकारी तब उस टाइम नहीं था। और क्या हुआ एक दिन कि बीच रास्ते में रिक्शा वाला भी नया, जब लौट रही हूँ तो रिक्शा वाला भी नया, बीच रास्ते में मुझे बोल रहा है कि अब किधर जाना है। मैंने उस स्कूल का नाम बता रही कि उस स्कूल के बगल में ले चलिए। वो बोला मैं वो स्कूल नहीं जानता, बहुत सारे स्कूल हैं, आप बताइए कि किधर जाना है, मैं पहुँचा दे रहा हूँ। मैं अब क्या जानूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया रिक्शा वाले के साथ, उसने मुझे वहाँ उतार दिया, मैं पैसा दे दी, उतर भी गई। अब मैं चलना स्टार्ट की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर से जा रही हूँ, किधर जाऊँ ना जाऊँ। फिर मैं किसी को पूछते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी तो एक लेडी मिल गई थी रास्ते में, एजेड थी। तो वो बोली कि चलो जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक तो मैं तुम्हारे साथ बता दूँगी, उसके बाद थोड़ा सा आगे बताऊँगी, फिर तुमको पूछ के ही जाना पड़ेगा। तो वो बोली कि देखो इस तरह से पैदल पैदल कितने दे जाओगी, तुम एक काम करो, वहाँ से कोई सवारी भी मिलने वाली नहीं थी जहाँ पर उतार दिया था रिक्शा वाला। तो बोली कि काम को तुम फ़ोन करके घर से किसी को बुला लो। मैं बोली कि घर से मैं किसको बुलाऊँ, कोई है ही नहीं घर में। मेरे फादर इन लॉ है, उनको डॉक्टर पानी चढ़ा रहे हैं। मेरे हस्बैंड अगर ड्यूटी से लौट भी आते हैं तो फिर मतलब अपने फादर को देखेंगे कि मुझे लेने आएंगे। तो और बीच से ड्यूटी से भी निकलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं किसको, मेरे कोई नहीं है बुलाने के लिए, मुझे इसी तरह घर जाना पड़ेगा। तो जो भी हो, तो मैं किसी किसी तरह घर पहुँची, सबसे पूछते पाछते, थकी हुई भी बहुत थी। लेकिन उस टाइम भी मैं क्या कि घर पहुँचती मैं देखी करी मेरे फादर इन लॉ भी तो बेचारे भूखे पड़े होंगे। तो मैं जल्दी से अंकुश को, पटकी बोल सकते हैं, पटकी इसलिए बोल रही हूँ कि अंकुश को बेड पर बैठा दी, खिलौना दे दी, और एक बिस्किट या कुछ लाई थी मैं वो दे दी, और जल्दी से मैं दूध गर्म हुआ बिस्कुट अपने फादर इन लॉ को खिलाया पहले, कि वो ठीक रहे, नहीं तो फिर उनको चक्कर वक्कर आने लगा, और कमजोरी भी उनको भी थी, तो वो पहले दिया। अब बेचारा मेरा अंकुश वो बिस्कुट से भी खेल रहा है, खिलौने से भी खेल रहा है, बैठा हुआ है, ज़मीन पर भी लूट रहा है। तो कैसे कोई बच्चा सही रह सकता है, सिर्फ डॉक्टर दिखाने से तो बच्चे सही नहीं रहेंगे, उसको तो कोई देखने वाला ही नहीं। तो जब ये फिर जल्दी जल्दी में खाना वाना बनाई, तो फादर इन लॉ फिर इस टाइम, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो उसके बाद तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उस तरह करते करते जानती हैं, करीब दशहरा का टाइम आ गया, अगस्त से मैं ये बात बता रही हूँ। 9 अगस्त 8 अगस्त को अन्नप्राशन हुआ था, उसके बाद एक हफ्ते के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था। तो 2 महीने से ज़्यादा चला। तो अक्टूबर में लास्ट में जब दशहरा का टाइम था, सप्तमी जो होता है दशहरा में, सप्तमी के दिन ये थक हार के अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि यूरिन की भी समस्या हो गई, चीनी में वो जो कमी था, चक्कर आ रहा था, वो थोड़ा सा सही हुआ। तो इधर पूरा सर्दी जुकाम पकड़ लिया मेरे फादर इन को, पूरा वो मतलब खांसे जा रहे हैं, कफ पूरा जकड़न पकड़ लिया, और धीरे धीरे उनका सेंस भी खो बैठ रहे हैं। तो अब वो क्या करे, तो वो बोले कि नहीं अब हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। तो वो करीब रात 8 बजे, मुझे अभी तक याद है, रात 8 के बजे होंगे, उस टाइम एक दोस्त को बुलाकर एम्बुलेंस में ले जाकर मेरे फादर इन लॉ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद वो धीरे धीरे कोमा में भी चले गए थे। तो जो भी उस रात मुझे इतना डर लग रहा था कि इतनी बड़ी मकान, 1360 स्क्वायर फीट का मकान था, और अभी तो और भी मतलब उसके बाद ज़मीन मैंने लिया था। लेकिन अभी जब जिस टाइम की बात बता रही हूँ, 1360 स्क्वायर फीट का मकान था। उस मकान में मैं अकेली, कभी मैं अकेली रूम में तक नहीं रही हूँ, और उस पूरे मकान में मैं अकेली, और वो भी मकान ऐसा बना हुआ था ना कि सारे रूम के दरवाजे, किचन का हो, मेरे बेडरूम का हो, मेरे फादर इन लॉ के बेडरूम का हो, सबका दरवाज़ा आंगन में खुलता था। और आंगन 6 फीट या 7 फीट दीवार आंगन के पीछे खड़ी थी, ठीक है। और वही आंगन पार करके बाथरूम लैट्रिन भी जाना पड़ता था। तो मुझे इतना डर लग रहा था रात में कि कोई अगर कूद कर आंगन में बैठा रहा, मैं बेडरूम से जब निकलूँ दरवाज़ा खोल के, और उस टाइम अगर कोई घुस जाए तो अकेले कोई मतलब अगर चिल्लाऊंगी भी तो बाहर तक आवाज़ नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूरी पर सब मकान वकान थे। तो एक जो सामने रहते थे उनको मैंने, उसकी लड़की 14-15 साल की होगी, तो उसको मैंने बोला कि बाबू आज तुम मेरे साथ रह जाओ। तो उसके पापा नहीं अलाउ किए, बोले नहीं नहीं हम लोग तो यहीं रहते हैं, आप जब भी आवाज़ देंगी तो मैं चलाऊँगा। और मेरी आवाज़ उस टाइम इतनी धीमी और सुरीली थी कि मैं अंदर से अगर चिल्लाऊँ भी तो कोई बाहर सुनने वाला नहीं था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो जो भी हो, किसी तरह मैं, रात तो कटना ही था, क्योंकि रात में मैं क्या करूँ। रात ही में मैंने फ़ोन किया अपनी मम्मी को कि मम्मी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिए, मैं इस तरह अकेले नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, तो वो तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे,
स्वाभाविक बात है, कोई देखने वाला जब नहीं तो। और मैं हर दिन भर काम करूँगी, रात में अकेली डरी डरी रहूँगी, मैं कैसे करूँगी। और बच्चे को डॉक्टर के पास भी 3-4 दिन बीच करके ले जाना है। तो मम्मी बोली ठीक है, तुम घबराओ नहीं, कल सुबह हम लोग आएंगे। तो अष्टमी का पूजा हम लोग वहाँ मायके में होता है, हर जगह ही होता है, लेकिन वो लोग नहीं, एक बार भी मिस नहीं करते हैं। तो जो भी है, तो मम्मी क्या की, उस टाइम मम्मी का भी तो एज था और दाँत में दर्द भी था। तो क्या की मम्मी जल्दी से 8 बजे तक जल्दी से जल्दी नहा वहा कर, एक मंदिर है, मंदिर में पूजा वूजा देख कर, और जल्दी से वो लोग उसी तरह मेरे बड़े वाले भैया और मेरी मम्मी 9 बजे का ट्रेन पकड़ कर करीब यहाँ तो 3 बजे तक आ गए। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा राहत, वो अष्टमी का दिन था, तो राहत हुई। और इधर जब ये अपने भाई को, अपने भैया को फ़ोन कर रहे हैं, तो मेरे जेठ जी बोल रहे हैं कि अरे अभी अष्टमी का दिन है और तुम मुझे बुला रहे हो, और दशहरा बंगाली का इतना मतलब अच्छा पर्व त्यौहार होता है, तो मैं दशहरा छोड़ के कैसे आ सकता हूँ। तो अभी और मैं इस मन का जो मैंने कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का मैं मेंबर हूँ, मैं अभी छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। 10वीं बीत जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊँगा। मतलब मेंबर्स में शायद वो अकेले मेंबर हैं जो वो छोड़ के नहीं आ सकते थे। पापा मतलब विसर्जन के लायक हो गए हैं, क्योंकि पापा, मैंने बताया ना कि कोमा में चले गए थे, लोग हिम्मत हार चुके थे कि अब वो नहीं रहेंगे उसी टाइम। लेकिन उनको बोलना नहीं चाहिए, भगवान माँ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उनको विसर्जन ज़्यादा जरूरी था। जब उनके न रहते हुए भी विसर्जन हो जाता है, लेकिन पापा कोई मायने नहीं रखते थे, खैर छोड़ जाइए। तो फिर ठीक है, तो मेरे भैया तो आ ही गए थे, तो मेरे भैया 2-3 दिन रहे, और उसके बाद आए थे, मेरे जेठ जी आए थे 10वीं के बाद, विसर्जन के बाद आए थे। और इस बीच एक दिन मेरे ननद नंदोई सिर्फ आधा घंटा के लिए फॉर्मेलिटी के लिए अपने पापा को देखने गई थी, उसके बाद चली आई हम लोग, उसके बाद कभी नहीं गई। क्योंकि मेरी ननद बोलती थी कि हॉस्पिटल जाना मुझे पसंद नहीं, वहाँ मतलब इतना मतलब गंदगी रहता ही रहता है, वहाँ बाथरूम वाथरूम भी बहुत गंदे रहते हैं, उसके बाद मुझे आके नहाना पड़ता है, मैं वहाँ का माहौल नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो जो भी है, तो उसके बाद मेरे, हाँ, उसके बाद मेरे जेठ जी आए, तो मेरे भैया फिर 2-3 दिन बाद चले गए थे। मेरे जेठ जी आए तो वो करीब 9-10 बजे यहाँ पहुँचे, 5-6 बजे की ट्रेन से चले गए, मतलब 5-6 घंटे के लिए आए थे। 5-6 घंटे में घर पर नहीं आए थे, तो वहीं पर थे। ठीक है, घर पे शायद हम लोग से मिलना उनको अच्छा नहीं लग रहा था या कुछ, नहीं आए, कोई बात नहीं। तो वो इधर मेरे फादर इन लॉ कोमा पर थे ना, तो डॉक्टर बोले थे कि कुछ तो खाना देना पड़ेगा, तो आप लोग एक काम कीजिए, नाक से इस तरह से पाइप लगाए थे, तो उसी में आप जो इंजेक्शन का सिरिंज होता है ना, उसका नीडल निकाल कर और दाल या सूप या फिर मतलब लिक्विड चीज़ कुछ भी, तो वो आप इस तरह से डाल दीजिएगा। तो मेरी मम्मी ने हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा दिया था कि वो भी तो लिक्विड ठंडा करके आप दे सकते हैं, तो जो भी। और मेरे जेठ जी ने लाया था बड़े बड़े केले, 12 केला, 1 दर्जन पूरा केला लाया था। जो आदमी, मतलब फादर इन लॉ की बात कर रही हूँ, जो आदमी नाक से इस तरह से लिक्विड चीज़ उनको पाइप से डाला जा रहा है, वो केला कैसे नाक से लेंगे। तो जो भी हो, तब उसके बाद 5-6 घंटे रहे, चले गए, क्योंकि पापा से तो किसी को कोई मतलब था नहीं कि पापा मरे या जिंदा रहे। तो उनको फॉर्मेलिटी में सिर्फ दिखाना था कि हम आए हैं, तो आ गए, केला लेके आए, फिर केला रख के चले गए। तो वो केला कोई खाया नहीं। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जब आए अपने दोस्त को बैठा कर, घर में आते थे कभी कभी, फ्रेश व्रेश होना है उनको भी, तो फ्रेश होना है तो फिर खाना ले जाना है, तो आए तो केला लेके आए। तो वो केला जो काम वाली थी वो भी नहीं ली, क्योंकि केला सड़ चुका था एक दिन में। तो वो बोली कि ये केला कौन लाया है, वो पूछी हमसे। तो मैंने कहा कि जेठ जी, तो वो बोले कि घर में नहीं आए। तो हम बोले कि नहीं आए, उनकी मर्जी। तो बोले कि तो आप तो बोले कि आपके फादर इन लॉ के मतलब नाक से पाइप से लिक्विड सामान जा रहा है, तो फिर केला कैसे खाएंगे। तो हम बोले कैसे खाएंगे, वो जो लाए हैं वही सब्जी है। तो जो भी है, तो वो भी फेंक दी, नहीं ली। तो जो भी है, तो उसके बाद मेरी माँ के भी दाँत में बहुत दर्द था। मैं मेरी माँ को ले लेके अंकुश को जाती थी दिखाने, और मेरी माँ भी दवा लेकर, अपना पेन क्लीनर लेकर दर्द को दवा मतलब दर्द को कम कर रही थी, दाँत के दर्द को, उसी तरह रहती थी, क्योंकि रात में भी हेवी पेन उठ जा रहा था, तो दवा ले रही थी। तो उसी तरह 10-15 दिन बीता। उसके बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया, दीपावली के पहले मेरे देवर बोले कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे खुशी हुई कि चलो भैया, एक आदमी कोई सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि मेरी माँ भी अब कितना दिन रहती, तो उनके भी दाँत में भी दर्द है, और फिर किसी घर में कितना दिन कोई रह सकता, जिनके बच्चे वो लोग तो रह ही नहीं रहे हैं। तो जो भी हो, तो
तो मैंने बोला कि मम्मी लेकिन अंकुश तो ठीक नहीं हुआ और मैं घर में तो कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो मैं तब चली जाऊँगी आपके साथ, क्योंकि मैं कितना करूँ, इतना दिन तो किया। अब उनके जो मेरे फादर इन लॉ के बच्चे लोग नहीं करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं अपने बच्चे को तो बलिदान नहीं दे सकती ना। तो मैं नहीं तो मेरा बच्चा बलिदान हो जाएगा मम्मी, क्योंकि मेरा घर में पूरा हॉस्पिटल में जो लोग रहेंगे उनके लिए खाना वाना, घर का पूरा संभालना, घर फिर अंकुश को ले लेके डॉक्टर के पास जाना, फिर डॉक्टर के पास से आना, फिर अंकुश की देखभाल करना, इतना मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। मेरी भी तबीयत ख़राब हो जा रही थी उस टाइम, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो मम्मी बोली ठीक है, जब देवर आ रहे तो दोनों भाई रहेंगे, मैं तुम्हें लेकर चली जाऊँगी। तो मैं फिर मेरे देवर आए, फिर एक दिन बाद मैं चली गई। तो मेरे देवर को बहुत मतलब तकलीफ़ हुई मेरे जाने से, क्योंकि वो, मैं सोच रही थी कि वो आए थे हम लोग की मदद करने के लिए, लेकिन वो आए थे प्री प्लानिंग मीन्स वो एक लड़की देखने आए थे। उनकी उस टाइम शादी नहीं हुई थी ना, तो शादी के पर्पस में लखनऊ में। तो जेठ जेठानी, ननद नंदोई और मेरे देवर जाने वाले थे। तो पूरा प्री प्लानिंग था, डेट भी फिक्स था कि किस दिन जाना है। तो मैं जिस दिन आई उसी के 1-2 दिन बाद मैंने सुना कि वो मेरे देवर ननद नंदोई के साथ गए हैं लखनऊ, और उधर से कानपुर से मेरी जेठ जेठानी आए थे। सब एक साथ लखनऊ के स्टेशन में मीट किए। उसके बाद उन जहाँ जाना था वहाँ लड़की के घर गए। उसके बाद मेरी चर्चा शिकायतें भी बहुत हुई थी कि मैं ख़राब हूँ, तो जो भी हो, क्योंकि मैं इसलिए ख़राब हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी संभाल रही थी, मैं फादर इन लॉ को भी संभाल रही थी। वो लोग दूर दूर से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग अच्छे थे। तो जो भी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। जिसका विवेक जैसा भगवान देता है वो सोच उन लोग की वैसी ही होती है। तो उसके बाद तो फिर मेरे देवर, वहाँ बात नहीं बनी, कुछ इन लोग को पसंद नहीं आया, जो भी है। तो फिर मेरे देवर उसके बाद नहीं रहे, क्योंकि तो वो अपने मकसद से आए थे। वो पापा को संभालने के लिए कहाँ आए थे, तो वो तो अपने मकसद से आए थे। तो वो चले भी गए। ऊपर से मुझ पर दोस्त भी मर के गए कि अगर भाभी रहती तो मैं दीपावली में रहता, लेकिन दीपावली के पहले दिन मुझे जाना पड़ रहा है। भैया आप रहो ना, दीपावली मनाओ ना। उसके बाद हाँ, पापा ठीक हो गए थे। तो मैं जब गई थी ना, तभी वो कोमा से बाहर आ गए थे मेरे फादर इन लॉ। मुझे पता हो गया था कि मतलब ठीक ठाक हो जाएंगे। तब मैं चली आई थी कि जब ठीक ठाक हो भी जाएंगे, बस हॉस्पिटल से घर आना है, और मेरे देवर भी आ गए, तो ठीक है, तीनों मिलकर अपने रहेंगे घर में। अपना खाना, एक काम वाली भी है, खाना वाना बनेगा और फादर इन लॉ की भी देखभाल होगी। तो मैं जस्ट जाने के बाद दिन ही मेरे फादर इन लॉ आ भी गए थे। मुझे पता भी था कि आ जाएंगे वो, तो उस हिसाब से मैं आ गई थी देखकर। मैं भी जाती थी देखने ना फादर इन लॉ को, तो मैंने देख भी लिया था। मेरी माँ भी मिली थी, मेरी माँ से बात भी की थी मेरे फादर इन लॉ। वही फर्स्ट एंड लास्ट बात थी मेरी मम्मी से मेरे फादर इन लॉ की। तो जो भी हो, मेरी मम्मी को भी वो मतलब लगे कि हाँ ये आदमी मतलब नेचर के अच्छे हैं, तो जो भी हो। तो लेकिन मेरे देवर तो अपने मकसद से आए थे, उनको पापा से क्या मतलब, तो वो चले गए अपने। और बस उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने पापा का सेवा करने और गांव वाले की मदद से, और कभी ड्यूटी करना, कभी ड्यूटी छोड़ना, कभी आधे ड्यूटी करना, कभी अपने किसी बगल के आदमी को बैठाना, इसी तरह से कभी दाई जो काम वाली थी उससे मदद लेना, इसी तरह से किए। और मैं फिर, मेरा करीब 8-10 दिन रहना हो गया, मैं फिर अपने भैया को लेकर आ गई। अब फिर मैं यहाँ आ गई, अंकुश थोड़ा सा सही हुआ तो चली आई। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी में व्यस्त, मैं घर में फादर इन लॉ और मेरे अंकुश को लेकर व्यस्त। और फिर अंकुश मेरा बीमार पड़ता चला गया। एक वाक़या और था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन लास्ट करके मैं बोल रही। एक बार उस तरह से क्या हुआ कि मेरे ससुर जी को मैं दिन में खाना खाने बेड पर दी, और मैं गई अपने बेटे को देखने, उसी टाइम वो गिर गए। मैं अब इतना डर गई कि वो गिर गए बेड से। मैं जल्दी से अंकुश को नहाने गई थी और कुछ नहीं। तो वो बेचारा, उसको पानी डाली थी, पोंछी भी नहीं थी उसको, और वो नंगा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब 9-10 महीने का बच्चा नंगा, ठंडी हवा चले उसी में। मैं एक बगल की जो लेडी थी उसको बोली कि जल्दी से तुम इसको पकड़ो, नीचे हमको मतलब अंदर वो गिर गए मेरे फादर ना, मुझे उनको उठाना है। तो वो बोली कि अरे वो लोग ना पुरवा का काम करते थे, तो वो हाथ रंगा हुआ था, पूरा पुरवा रंग रही थी। मैं बोली कुछ भी हो उसी तरह तुम पकड़ो, बोले कि कलर लग जाएगा बच्चे के बदन पर। हम बोले जो भी हो तुम पकड़ो। तो उसी तरह पूरा कलर लगा हुआ बच्चे को, मतलब वो नंगा बदन जो बच्चे का था उसको पकड़ के वो बेचारी खड़ी थी। और एक आदमी को मैं बुला के जल्दी से मेरे फादर इन लॉ को उठाए पानी में दी, तो वो ठीक हो गए। फिर मैं जब गई तो वो आदमी भी देखकर बोल रहा है, जो लड़का, कि अरे आपके बाबू का पीठ में पूरा क्या लाल लाल हुआ। वो सोचा कि वो भी गिर गया क्या, उसका भी ब्लड हो गया। हाँ बोले नहीं नहीं, वो लाल कलर लग गया और कुछ नहीं है, मुझे मालूम है, उसको मैं साफ़ कर दी। फिर मैं बच्चे को दोबारा साफ़ की, तो उस बच्चे पर भी क्या बीता आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा उतने देर बिना कपड़े का रहा, ठंडे हवा में रहा, उसको कलर भी लगा। फिर उसको कलर, वो गुड़िया नहीं था, वो टेडी बियर नहीं था, वो बच्चा था। तो जो भी हो, फिर साफ़ किया।
फिर उसके बाद उसको कपड़ा, तो इतना देर ठंडे में रखूँगी तो ठंड तो बच्चे को लगना ही है। इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को मतलब उस टाइम पार की हूँ। उस टाइम कोई नहीं मेरा संभालने वाला था। तो जो भी हो, तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई बोलते बोलते, तो आज मैं ही लास्ट करती हूँ। तो इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू।